हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जानेंगे बहुभुज के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में सर्वांग समता का अर्थ चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में सीखेंगे घन और घनमूल भाग 2 के बारे में। और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए, और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती, और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे, और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास
जेंटलमैन बनना चाहते थे। तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हम सीखेंगे बहुभुज। हमारे चारों तरफ हम तरह तरह के आकार देखते हैं। इनमें से कुछ यहाँ दर्शाए हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सी आकृतियां बंद आकृतियां हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन्हें देखकर पहली बात तो यह पता चलती है कि इनमें से कुछ आकृतियां बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व से बनी हैं, तथा कुछ आकृतियां खुली वक्र यानी ओपन कर्व से बनी हैं। अगर हम सिर्फ बंद वक्र वाली आकृतियों की बात करें तो इनमें भी एक खास बात है। इनमें कुछ आकृतियां केवल रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से बनी हैं, जबकि ये आकृतियां केवल रेखाखंडों से नहीं बनी। इनमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी हैं जो सीधी नहीं है। हम रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज यानी पॉलीगॉन कहते हैं। अगर हम बहुभुज इस शब्द को तोड़े तो हमें बहु और भुज ये दोनों शब्द प्राप्त होते हैं। बहु यानी अनेक और भुज यानी भुजाएं। इस तरह से ऐसी आकृति जिसकी अनेक भुजाएं हैं एक बहुभुज कहलाती है। अब मान लीजिए आपको एक पेंसिल दी। क्या आप इससे कोई बहुभुज बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, क्योंकि सिर्फ एक रेखाखंड से बंद आकृति नहीं बनती। इसी तरह अगर हम दो पेंसिल लेकर बहुभुज बनाने का प्रयास करेंगे तब भी हमें एक बंद आकृति या बहुभुज नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 3 पेंसिल लेते हैं तो हम जरूर एक बहुभुज बना पाएंगे। इसी तरह हम 4, 5, 6 इत्यादि पेंसिलों से भी बहुभुज बना सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुभुज बनाने के लिए 3 या इससे अधिक रेखाखंड आवश्यक होते हैं। वे रेखाखंड जो एक बहुभुज बनाते हैं इन्हें हम बहुभुज की भुजाएं यानी साइड्स कहते हैं। इसलिए किसी भी बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। बहुभुज की कोई भी 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे बहुभुज का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ हम शीर्ष को नाम देंगे A। इस प्रकार हम बचे शीर्षों को भी नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बहुभुज में 4 भुजाएं हैं जिनके नाम हैं भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। शीर्षों के उपयोग से हम किसी भी बहुभुज को नाम देते हैं। जैसे यहाँ हम इस बहुभुज को नाम देंगे बहुभुज ABCD। ध्यान रहे, नाम देते समय हम किसी एक बिंदु के अक्षर से शुरुआत कर बहुभुज के परिसीमा पर चलते हुए आने वाले बिंदुओं के अक्षरों को क्रम से लिखते हैं। यह क्रम घड़ी की सुई के दिशा में हो सकता है या इसके विपरीत दिशा में हो सकता है। जैसे इस बहुभुज को हम बहुभुज ABCD के साथ साथ बहुभुज BCDA या बहुभुज CDAB कह सकते हैं। लेकिन इसे हम बहुभुज ABDC नहीं कह सकते क्योंकि बिंदु A, B, D और C बहुभुज के परिसीमा पर क्रम में नहीं है। अब चलिए भुजा AB और भुजा BC की बात करें।
ये दोनों भुजाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, यानी कि भुजा AB और भुजा BC में बिंदु B उभयनिष्ठ बिंदु है। वे दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो कहलाती है बहुभुज की आसन्न भुजाएं, यानी एडजेसेंट साइड्स। इसलिए यहाँ भुजा AB और भुजा BC एक दूसरे की आसन्न भुजाएं हैं। तो क्या आप बता पाएंगे कि भुजा CD की आसन्न भुजाएं कौन सी है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, चूंकि भुजा CD और DA में D उभयनिष्ठ है, इसी प्रकार भुजा CD और BC में C उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए DA और BC CD की आसन्न भुजाएं हैं। अब भुजा AB को देखिए। इस भुजा के दो अंत हैं, बिंदु A और बिंदु B। बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टाइसेस कहलाते हैं। इसलिए यहाँ बिंदु A और बिंदु B आसन्न शीर्ष है। इसी प्रकार बिंदु A और बिंदु D भी आसन्न शीर्ष है, लेकिन बिंदु B और बिंदु D आसन्न शीर्ष नहीं है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? बिल्कुल सही। इसका कारण यह है कि बिंदु B और बिंदु D एक ही भुजा के अंत बिंदु नहीं है। अगर हम ऐसे शीर्षों को जोड़ते हैं जो आसन्न नहीं है, तो बनने वाले रेखाखंड को बहुभुज का विकर्ण यानी डायगोनल कहते हैं। जैसे यहाँ रेखाखंड BD बहुभुज का विकर्ण है। इसी तरह अगर हम A और C को जोड़ेंगे तो हमें विकर्ण AC प्राप्त होगा। इस प्रकार अब आप बहुभुज के संदर्भ में कई बातें जान गए होंगे। आज हमने सीखा बहुभुज। अगले वीडियो में देखेंगे नीचे दी आकृतियों में बहुभुज यानी पॉलीगॉन कौन से है। यहाँ हमें दी आकृतियों में बहुभुज ढूंढने हैं। क्या आप बता सकते हैं हम अगर कोई आकृति बहुभुज है या नहीं, यह हम किस आधार पर ज्ञात करते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से बनी बंद आकृति एक बहुभुज कहलाती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जिस आकृति की सभी भुजाएं रेखाखंड है और वह एक बंद आकृति है, वह एक बहुभुज है। यहाँ हम देखते हैं कि आकृतियां C, E, H, J और K पूर्णतया रेखाखंडों से नहीं बनी हैं, बल्कि इन्हें बनाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आकृतियां F और G रेखाखंडों से जरूर बनी है, लेकिन वह बंद आकृतियां नहीं है। इसलिए ये सभी आकृतियां बहुभुज नहीं हैं। अगर हम A, B, D, I और L को देखें तो वे रेखाखंडों से बनी है और बंद आकृतियां भी है। इसलिए दी आकृतियों में बहुभुज है A, B, D, I और L। ध्यान दे आकृति I पर। यह हमें जरूर एक खुली आकृति प्रतीत होती है, लेकिन अगर हम इस पर एक स्थान से शुरुआत कर परिसीमा यानी बाउंड्री पर चलते जाए तो वापस हम उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक बंद आकृति है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित पहेली को सुलझाइए। मैं एक बहुभुज हूँ पर विकर्ण से वंचित हूँ। बताइए मुझे बनाने के लिए कितनी भुजाएं आवश्यक हैं? बड़ी मजेदार पहेली है। हमें ऐसा बहुभुज बनाना है जिसमें कोई भी विकर्ण यानी डायगोनल न हो। इस बहुभुज के भुजाओं यानी साइड्स की संख्या दिए पहेली का जवाब होगा। तो आइए इस पहेली को सुलझाएं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुभुज रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। बहुभुज जिन रेखाखंडों से बनता है उन्हें बहुभुज की भुजाएं कहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं आवश्यक है। चलिए कुछ बहुभुज बनाएं। यह 3 भुजाओं वाला बहुभुज, यह 4 भुजाओं वाला बहुभुज, यह 5 भुजाओं वाला बहुभुज। चलिए 4 भुजाओं वाले बहुभुज की बात करें। अगर हम ऐसे शीर्षों को जोड़ते हैं जो आसन्न नहीं है, तो हमें विकर्ण प्राप्त होता है। 4 भुजाओं वाले बहुभुज में 2 विकर्ण बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 5 भुजाओं वाले बहुभुज में 5 विकर्ण बनाए जा सकते हैं।
क्या आप बता सकते हैं 3 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ एक भी विकर्ण नहीं बनेगा, यानी कि यह पहेली में बताया गया बहुभुज है। चूंकि यह 3 भुजाओं से बना है, इसलिए पहेली का जवाब है 3। अगला उदाहरण, बहुभुज PQRSTUV बनाकर इसकी आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट लाइंस ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें बहुभुज का नाम दिया है। चलिए इसके उपयोग से बहुभुज बनाएं। क्या आप बता सकते हैं नाम के उपयोग से हम बहुभुज कैसे बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। नाम में व्यक्त किया गया प्रत्येक अक्षर एक शीर्ष यानी वर्टेक्स को दर्शाता है। चूंकि यहाँ कुल 7 अक्षर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुभुज में 7 शीर्ष होंगे। तो चलिए 7 बिंदु लेकर बहुभुज के 7 शीर्ष दर्शाएं। लेकिन ऐसा करते समय हम अक्षरों के क्रम का ध्यान रखेंगे। अब अगर हम इन शीर्षों को जोड़ेंगे तो हमें बहुभुज PQRSTUV प्राप्त होगा। चूंकि यहाँ बहुभुज बनाने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं दिया है, इसलिए हम अलग अलग प्रकार से बहुभुज PQRSTUV बना सकते हैं। वीडियो रोककर इन पर विचार करें। अब चलिए किसी भी एक बहुभुज को लेकर आसन्न भुजाएं ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, वे 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो कहलाती है बहुभुज की आसन्न भुजाएं। इस तरह से बहुभुज PQRSTUV में आसन्न भुजाएं हैं PQ और QR, QR और RS, RS और ST, ST और TU, TU और UV, UV और VP, VP और PQ। जरा सोचिए, अगर हमें कोई प्रतिबंध दिया होता, जैसे भुजाओं की लंबाई और कोण यानी एंगल्स समान होने चाहिए, तो हमें दिए प्रतिबंध के साथ बहुभुज बनाना आवश्यक होता, यानी कि सिर्फ यह आकृति सही जवाब होती। अब आप इस सवाल को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। एक 6 भुजाओं वाला बहुभुज बनाकर ज्ञात कीजिए इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं। तो आज हमने देखे बहुभुज के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, नीचे दर्शाई आकृति में से बहुभुज यानी पॉलीगॉन पहचानिए। कुछ बच्चे बहुभुज की सही अवधारणा को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि यहाँ सभी आकार बंद आकृतियां हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि यहाँ सभी आकार बहुभुज है, इसलिए वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि सिर्फ बड़ी आकृतियां ही बहुभुज हो सकती है। चूंकि आकृति Q छोटी दिखाई देती है, इसलिए वे इसे बहुभुज नहीं समझते। वे P, R और S को बहुभुज मानकर ऑप्शन 2 यह गलत जवाब देते हैं। सही समझ यह है कि बहुभुज रेखाखंडों यानी लाइन सेगमेंट से बनी बंद आकृति होती है। दर्शाई गई आकृतियों में P, Q और R तो रेखाखंडों से बनी है, इसलिए बहुभुज है। लेकिन आकृति S पूर्णतया रेखाखंडों से नहीं बनी है, इसलिए वह बहुभुज नहीं है। यानी कि दी आकृतियों में सिर्फ आकृति P, Q और R ही बहुभुज है। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित पर्यायों में से दिए बहुभुज का गलत नाम ज्ञात कीजिए। कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि बहुभुज का नाम अक्षरों को किसी भी क्रम में लिखकर ज्ञात किया जा सकता है। दी आकृति में शीर्षों को A से लेकर F तक नाम दिए गए हैं। बच्चे शीर्षों के क्रम को अनदेखा कर बहुभुज का नाम A, B, C, D, E, F इस प्रकार देते हैं, जो कि एक गलत नाम है। इसलिए ऑप्शन 1 दिए सवाल का सही जवाब है। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि बहुभुज का नाम देने के लिए बहुभुज के बाईं ओर के बिंदु से ही शुरुआत की जाती है, इसलिए वे सोचते हैं कि बहुभुज का नाम F या A बिंदु से ही शुरू होगा, D बिंदु से नहीं। इसलिए वे सोचते हैं कि ऑप्शन 3 में दिया नाम गलत है, यानी कि दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 3 है, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ यह है कि हम शीर्षों के उपयोग से किसी भी बहुभुज को नाम दे सकते हैं।
नाम देते समय हम किसी भी शीर्ष से शुरुआत करते हैं तथा परिसीमा पर किसी एक दिशा में चलते हुए आने वाले शीर्षों को एक के बाद एक क्रम से लिखते हैं। इस तरह से दिए बहुभुज का नाम FECDBA या DCEFAB दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में सही नाम दिए हैं, यानी कि वे दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकते। अब चलिए देखते हैं एक साधारण गलती। इस बहुभुज को देखिए। क्या रेखाखंड BD बहुभुज का एक विकर्ण यानी डायगोनल है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रेखाखंड BD बहुभुज के बाहर है, इसलिए यह विकर्ण नहीं हो सकता। लेकिन यह एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि यदि हम बहुभुज के दो ऐसे शीर्षों को जोड़ते हैं जो आसन्न यानी एडजेसेंट नहीं है, तो हमें एक विकर्ण प्राप्त होता है। जरूरी नहीं विकर्ण आकृति के अंदर ही हो, बल्कि यह आकृति के बाहर भी हो सकता है। तो आज हमने देखी बहुभुज से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और एक साधारण गलती। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आज हम सीखेंगे सर्वांग समता का अर्थ। कई बार हमारे आसपास ऐसी आकृतियां दिखती है जो एक दूसरे से हूबहू मिलती है। जैसे इन दो पत्तों को देखिए, क्या इनमें कोई अंतर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि वे दोनों एकदम एक जैसे हैं। अगर हम इन्हें एक के ऊपर दूसरे को रखें तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। एक आकृति दूसरी आकृति को सिर्फ उस स्थिति में पूरी तरह से ढकती है जब दोनों आकृतियों का आकार यानी शेप एवं माप यानी मेजर बराबर हो। ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले यानी कि जिनका आकार एवं माप बराबर हो, वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट आकृतियां कहलाती है। दो आकृतियां सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस कहते हैं और इस संबंध को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, द्विमीय आकारों यानी 2D शेप्स की तरह त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप्स भी सर्वांग सम हो सकते हैं। जैसे ये दो शंकु यानी कोन जिनके आकार एवं माप बराबर है, इसलिए ये सर्वांग सम है। इस वीडियो में हम सिर्फ द्विमीय आकारों की सर्वांग समता की चर्चा करेंगे। अगर हम इन आकृतियों की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दोनों के आकार एवं माप हूबहू मिलते हैं, इसलिए ये दोनों आकृतियां भी सर्वांग सम है। अब कुंजियों यानी कीज की इन दो आकृतियों को देखिए। इन्हें देखकर क्या आपको लगता है कि ये भी सर्वांग सम है? सोचिए सोचिए। पता करने के लिए हम किसी एक आकृति को दूसरी पर ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों कुंजियां एक दूसरे को सटीक रूप से नहीं ढकती, यानी कि इनका आकार एवं माप बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। दो आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, यह दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आप दिए चित्रों को देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से चित्रों में सर्वांग सम आकृतियां दर्शाई है और कौन से चित्र में सर्वांग सम आकृतियां नहीं हैं। वीडियो रोककर आप इसे स्वयं हल कीजिए। क्या आप बता सकते हैं
हम द्वि आकृति की सर्वांग सम आकृति कैसे बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अक्ष यानी ट्रेस कॉपी द्वारा एवं कार्बन कागज के उपयोग से बना सकते हैं। इसी के साथ हम ज्यामिति की सहायता से रचना द्वारा भी किसी आकार का सर्वांग सम आकार खींच सकते हैं। अब चलिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की कुछ आकृतियों की सर्वांग समता की जांच करें। क्या दो रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सदैव सर्वांग सम होते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। रेखाखंडों की लंबाई सीमित होती है। जब दो रेखाखंडों की लंबाई समान होती है, जैसे यहाँ रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड CD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे सर्वांग सम होते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अगर लंबाइयां समान न हो, जैसे मान लीजिए रेखाखंड EF बराबर 3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड GH बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते। ऐसी स्थिति में दो रेखाखंड सर्वांग सम नहीं होते, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए रेखाखंडों के सर्वांग समता की जांच सिर्फ उनकी लंबाई के आधार पर की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेखाखंडों की स्थिति यानी पोजीशन कैसी है। अगर रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर हो, तब वे सर्वांग सम होते हैं। इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि अगर दो रेखाखंड सर्वांग सम हो, तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है। अब चलिए कोणों की सर्वांग समता की बात करें। इन दो कोणों को देखिए, दोनों की माप 30 डिग्री है। क्या ये सर्वांग सम है? चलिए पता करें। हम ट्रेस पेपर पर कोण PQR बना लेंगे और इसे कोण AOB पर रखेंगे। समायोजित करने पर हम देखते हैं कि शीर्ष Q शीर्ष O को, भुजा QP भुजा OB को और भुजा QR भुजा OA को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि दोनों कोण सर्वांग सम है, यानी कि कोण PQR कोण AOB से सर्वांग सम है। अब मान लीजिए कि OB की लंबाई QP की लंबाई से अधिक होती, तो ऐसी क्या स्थिति में कोण PQR और कोण AOB सर्वांग सम होते? सोचिए सोचिए। ध्यान रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोणों की भुजाओं की लंबाइयां क्या है। अगर कोणों की माप बराबर होगी तो कोण सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी कि कोणों की सर्वांग समता की जांच कोणों की माप के आधार पर की जाती है। यानी कि अगर दो कोणों की माप बराबर हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। इसी के विपरीत हम कह सकते हैं कि अगर दो कोण सर्वांग सम हो तो उनकी माप बराबर होती है। अगर दो ऐसे कोण ले जिनकी माप बराबर नहीं, तो इन्हें किसी भी प्रकार से एक के ऊपर एक नहीं रखा जा सकता, जिससे कि एक कोण की शीर्ष एवं भुजाएं दूसरे कोण के शीर्ष एवं भुजाओं पर सटीक रूप से आए। ऐसी स्थिति में दो कोण सर्वांग सम नहीं हो सकते। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझते हुए अगले वीडियो में इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा सर्वांग समता का अर्थ। मान लीजिए हमने एक ही सेट स्क्वायर से इस प्रकार दो त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ खींचे। चूंकि दोनों एक ही सेट स्क्वायर द्वारा खींचे गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका आकार एवं माप बराबर है। हमें ज्ञात है कि जब दो आकृतियों का आकार एवं माप समान हो, तब वे सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होती है। इस तरह से यहाँ त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। अगर हम इन त्रिभुजों को काट लेते हैं, तो इनकी सर्वांग समता की जांच इन्हें एक के ऊपर एक रखकर की जा सकती है। लेकिन हम इन्हें जैसे चाहे वैसे एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। हमें इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए
उचित प्रकार से समायोजित भी करना होगा, जिससे कि वे एक दूसरे को सटीक रूप से ढक ले। लेकिन यहाँ ऐसा केवल उस स्थिति में संभव है जब हम शीर्ष B को O पर, शीर्ष C को शीर्ष P पर और शीर्ष D को शीर्ष Q पर रखते हैं। केवल ऐसा करने पर ही त्रिभुज BCD त्रिभुज OPQ को पूरा ढक लेता है और यह स्पष्ट होता है कि त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है। इस तरह से सर्वांग समता के संदर्भ में हमें त्रिभुज के भागों के सुमेलन यानी मैचिंग या करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे यहाँ शीर्षों का सुमेलन इस प्रकार है। B का सुमेलन है O से, C का सुमेलन है P से, D का सुमेलन है Q से। ये वे शीर्ष है जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इसी तरह यहाँ हम भुजाओं का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। BC का सुमेलन है OP से, CD का सुमेलन है PQ से और BD का सुमेलन है OQ से। इसी तरह यहाँ हम कोणों का भी सुमेलन देख सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार दर्शाएंगे। कोण B का सुमेलन है कोण O से, कोण C का सुमेलन है कोण P से एवं कोण D का सुमेलन है कोण Q से। इन सभी को हम आसान रूप में इस तरह भी दर्शा सकते हैं। इन सभी सुमेलनों को हम संक्षेप में सर्वांग समता के इस संकेत से दर्शाते हैं। सर्वांग समता का संबंध दर्शाते समय हम सुमेलनों का ध्यान रखते हैं, इसलिए हम दिए त्रिभुजों की सर्वांग समता इस तरह दर्शा सकते हैं क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान रखा गया है। लेकिन सर्वांग समता का संबंध हम इस तरह नहीं दर्शा सकते क्योंकि इनमें त्रिभुजों के भागों के सुमेलनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। यानी कि अगर हम शीर्ष B को शीर्ष P पर, शीर्ष C को शीर्ष Q पर और शीर्ष D को शीर्ष O पर रखने का प्रयास करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को नहीं ढकते। सुमेलनों को समझकर हम यह पता कर सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाएं कौन सी है। जैसे इन सुमेलनों को देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ संगत शीर्षों के युग्म हैं शीर्ष B और शीर्ष O, शीर्ष C और शीर्ष P एवं शीर्ष D और शीर्ष Q। संगत कोणों के युग्म हैं कोण B और कोण O, कोण C और कोण P एवं कोण D और कोण Q। इसी तरह यहाँ संगत भुजाओं के युग्म हैं BC और OP, CD और PQ एवं BD और OQ। जब दो आकृतियां जैसे यहाँ दो त्रिभुज, त्रिभुज BCD और त्रिभुज OPQ सर्वांग सम हो तो ऐसी स्थिति में संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण O, कोण C बराबर कोण P एवं कोण D बराबर कोण Q। इसी तरह भुजा BC बराबर भुजा OP, भुजा CD बराबर भुजा PQ एवं भुजा BD बराबर भुजा OQ। अब मान लीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF से सर्वांग सम है। क्या अब आप बता पाएंगे कि दोनों त्रिभुजों में संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण कौन से हैं? इसे आप स्वयं ज्ञात कीजिए। हम प्रत्येक स्थिति में एक त्रिभुज को दूसरे पर रखकर यह पता नहीं कर सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध सहायता करते हैं। इन्हें हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज YZX इस सुमेलन
यानी मैचिंग और करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। इनके सभी संगत सर्वांग सम भाग यानी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC त्रिभुज YZX से सर्वांग सम है। ABC सुमेलन है YZX से। इसका अर्थ है कि जब त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C त्रिभुज YZX के शीर्ष Y, Z और X पर इसी क्रम में रखे जाते हैं, तब वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इसलिए संगत सर्वांग सम शीर्ष यानी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट वर्टिसेस है A और Y, B और Z, C और X। इसी तरह त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC त्रिभुज YZX की भुजाएं YZ, ZX और YX पर रखे जाते हैं, तब वे एक दूसरे को ढकते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुजों की संगत सर्वांग सम भुजाएं हैं AB, YZ, BC, ZX और AC, YX। क्या अब आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज YZX के संगत सर्वांग सम कोण ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इनके संगत सर्वांग सम कोण होंगे A और Y, B और Z, C और X। अगला उदाहरण, अगर इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC सर्वांग सम है, तो निम्नलिखित आकृति में कोण A का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ इस सुमेलन के अंतर्गत त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC सर्वांग सम है। यहाँ कोण A और कोण D त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC इन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्या आप बता सकते हैं इन कोणों में क्या संबंध होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण A और कोण D सर्वांग सम होंगे। आपको याद ही होगा कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए त्रिभुज DBC में कोण DBC धन कोण DCB धन कोण D बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण DBC बराबर कोण DCB बराबर 70 डिग्री है। इसलिए 70 डिग्री धन 70 डिग्री धन कोण D बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण D बराबर 180 डिग्री ऋण 70 डिग्री धन 70 डिग्री। कोण D बराबर 180 डिग्री ऋण 140 डिग्री, यानी कोण D बराबर 40 डिग्री। चूंकि कोण D बराबर 40 डिग्री है और पहले कथन से कोण A कोण D से सर्वांग सम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर 40 डिग्री है। तो आज हमने देखे सर्वांग समता से संबंधित उदाहरण। मिथ्या धारणा 1। अध्यापक ने फलक पर नीचे दी हुई आकृति खींची और बच्चों से पूछा, क्या निम्नलिखित रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है? इस पर मीरा ने जवाब दिया नहीं, जबकि नताशा ने जवाब दिया हाँ। ज्ञात कीजिए किसने सही जवाब दिया। रेखाखंडों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी सिखाते समय रेखाखंड बराबर है यह दर्शाने के लिए समांतर रेखाखंडों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण बच्चों की यह मिथ्या धारणा बन जाती है कि दो रेखाखंड केवल उस स्थिति में सर्वांग सम होते हैं जब उनकी लंबाइयां बराबर हो एवं वे समांतर हो। इस समझ के साथ वे सोचते हैं कि दिए रेखाखंड सर्वांग सम नहीं है, इसलिए मीरा के जवाब को वे सही मानते हैं और ऑप्शन 2 का चयन करते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि
रेखाखंडों की सर्वांग समता की जांच के लिए वे समांतर है अथवा नहीं, यह देखना गलत है। यहाँ पर यदि एक रेखाखंड को दूसरे रेखाखंड पर रखा जाए तो हम यह देखते हैं कि दोनों रेखाखंड एक दूसरे पर परस्पर व्याप्त होते हैं। इसलिए सिर्फ लंबाई के आधार पर यह तय किया जाता है कि वे सर्वांग सम है या नहीं। यहाँ दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान है, इसलिए दिए रेखाखंड सर्वांग सम है। इसलिए नताशा ने सही जवाब दिया है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। नीचे दिए हुए कोण यानी एंगल्स देखकर ज्ञात कीजिए कि वे सर्वांग सम है या नहीं। कुछ बच्चे यह देखते हैं कि कोण PQR और कोण XYZ के भुजाओं की लंबाई और कोणों की स्थिति अलग अलग है, इसलिए वे समझते हैं कि दिए कोण सर्वांग सम नहीं है। इसलिए वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। सही समझ यह है कि यदि कोणों का माप समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भुजाओं की लंबाई कितनी है या स्थिति कैसी है। यहाँ कोण PQR और कोण XYZ इन दोनों कोणों की माप 50 डिग्री है, इसलिए कोण PQR कोण XYZ से सर्वांग सम है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 है। मिथ्या धारणा 3। नीचे दिए गए त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स सर्वांग सम है अथवा नहीं। कुछ बच्चे देखते हैं कि दर्शाए गए त्रिभुजों में कोणों का माप बराबर है, इसलिए वे सोचते हैं कि दिए त्रिभुज सर्वांग सम है और जवाब में ऑप्शन 1 देते हैं। चलिए पता करते हैं उनकी समझ और उनके द्वारा दिया गया जवाब सही है या गलत। अगर हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि संगत कोण बराबर होने के बाद भी वे एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकते। तो क्या हम इन्हें सर्वांग सम कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। नहीं, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो एवं संगत शीर्ष एक दूसरे पर ठीक प्रकार से आए। चूंकि यहाँ भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं, इसलिए यहाँ त्रिभुज XYZ त्रिभुज ABC से सर्वांग सम नहीं है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। तो आज हमने देखी सर्वांग समता से संबंधित मिथ्या धारणाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घन और घनमूल भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले घन संख्याओं के कुछ रोचक प्रतिरूप के बारे में सीखेंगे और इसके बाद हम घन और उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। कुछ रोचक प्रतिरूप में सबसे पहले हम विषम संख्याओं के बारे में सीखें। वह प्राकृत संख्या जिसके कि इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 व 9 हो, वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लें तो 21, 39, 55, 73 व 97। आप इन सब के इकाई स्थान पर देख सकते हैं कि या तो 1 है या फिर 3 या 5 या 7 व 9। तो इन सब संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहेंगे। क्रमागत विषम संख्याएं वह विषम संख्याओं का समूह होता है जिसमें कि विषम संख्याएं एक के बाद एक क्रमानुसार आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 के बाद 3 व उसके बाद 5 व उसके बाद 7, 9, 11, ये सारे क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो क्रमागत विषम संख्याओं के योग से हम एक घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं और यह बड़ा ही रोचक प्रतिरूप है। जी हाँ, और इसमें क्या रोचक है ये हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि हम मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने 2 का घन प्राप्त करना है। तो 2 का घन संख्या प्राप्त करने के लिए हमें कितने क्रमागत विषम संख्याओं का योग करना होगा? तो इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हमें 2 को 3 बार गुना करना है, यानी कि 2 वह प्राकृत संख्या है
जिसे हमें 3 बार गुना करना है, तो हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के योग से हम 2 का घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो वह कौन से 2 संख्याएं होंगी, कौन से 2 क्रमागत विषम संख्याएं होंगी जिनका की योग करने से हमें 2 का घन संख्या मिल जाए। तो आप देख सकते हैं 3 व 5 वह 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर हमें 8 ज्ञात होता है और 8 हमें मालूम है कि 2 का घन संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का घन संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कितने क्रमागत विषम संख्याओं का योग करना होगा, तो जी हाँ, जैसा कि यहाँ 5 वह प्राकृत संख्या है जिसका कि हमें घन प्राप्त करना है, तो हम कह सकते हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से हम 5 का घन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मगर वह 5 कौन से क्रमागत विषम संख्याएं होंगी, यह जानने के लिए जब हम क्रमागत विषम संख्याओं के समूह को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यह वह 5 संख्याएं हैं जिनके योग से हम 125 ज्ञात कर सकते हैं। तो 21 जोड़ 23 जोड़ 25 जोड़ 27 व जोड़ 29 को जोड़ने से हमें 125 ज्ञात होगा और हमें मालूम है कि 125 5 का घन संख्या है। अब कुछ रोचक प्रतिरूप में आपके लिए एक प्रश्न है, वह यह है कि 9 का घन प्राप्त करने के लिए हमें कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योग करने की आवश्यकता होगी। तो आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और इसका उत्तर मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोककर यह प्रश्न लिख लें। आइए अब हम घन और उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखें। इसके लिए हम सबसे पहले एक घन संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो उदाहरण के लिए हमने 216 ले लिया। अब 216 का अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के समूह में एक को छोड़कर उस सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे जिसके कि हम 216 का विभाजन कर सकते हैं। तो जैसा कि 216 में हम देख सकते हैं कि इकाई स्थान पर 6 है, यानी कि यह एक सम संख्या है और किसी भी सम संख्या का विभाजन हम 2 से कर सकते हैं। तो 216 का विभाजन सबसे पहले 2 से करने पर हमें 108 ज्ञात होगा। 108 के भी इकाई स्थान पर 8 है, तो यह भी एक सम संख्या है। तो उसके बाद दोबारा हम 2 से विभाजन करेंगे, तो 2 से विभाजन कर हमें 54 ज्ञात होगा। 54 के इकाई स्थान पे 4 है, तो यह भी एक सम संख्या है। तो फिर से हम 2 से विभाजन करेंगे और हमें अब 27 ज्ञात होगा। अब आप देख सकते हैं कि 27 के इकाई स्थान पर 7 है, तो यह एक सम संख्या नहीं है, तो इसका विभाजन 2 से नहीं हो सकता। तो हम 3 से जाएंगे, तो 3 से 27 का विभाजन करेंगे, तो 3 से 27 का विभाजन कर हमें 9 ज्ञात होगा। अब 9 का विभाजन हम दोबारा 3 से कर सकते हैं, तो 3 से 9 का विभाजन कर हमें फिर से 3 ज्ञात होगा और 3 से खुद 3 से ही विभाजन होगा, तो हम आगे विभाजन नहीं करेंगे। तो 216 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के तौर पर दर्शाने के लिए हम सबसे पहले 216 को बराबर लिखेंगे। पहला देख सकते हैं कि क्रमागत 2 3 बार आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 होगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 3 बार आया है, तो हम फिर से 3 को 3 बार गुना करके लिख लेंगे, तो गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 216 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के तौर पर व्यतीत कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 6 का घन 216 होता है। अब इनके अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हमने जो ज्ञात किया है वह यह देखा है कि 216 को हम 2 गुने 2 गुने 2 व गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 6 का अभाज्य गुणनखंडन कर हमें जो रूप ज्ञात होता है वह 2 गुने 3 है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्राकृत संख्या है उसका प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के खंड में 3 बार आता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे संख्या 6 के रूप में 2 एक बार है, तो उसके घन संख्या में 2 3 बार है। ठीक इसी प्रकार अगर 3 भी एक बार है तो उसके घन संख्या में 3 3 बार है। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो 9 के घन संख्या 729 का गुणनखंडन हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि 9 का अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो हमें 3 गुना 3 ज्ञात होगा। अब 9 के घन संख्या का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले 1 3 को 3 बार गुना करके लिख लेंगे, तो 3 गुने 3 लिख लिया। फिर अगले 3 को भी हम 3 बार गुना कर लेंगे,
तो फिर से 3 गुने 3 गुने 3 लिख लिया। तो कुछ इस प्रकार हम 729 को इसके अभाज्य गुणनखंडन द्वारा व्यतीत कर सकते हैं। आइए अब हम 144 का अभाज्य गुणनखंडन करें। तो 144 का अभाज्य गुणनखंडन करने पर हम यह देख सकते हैं कि 144 को हम 144 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार हमें 2 को गुना करना है। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 2 बार है, तो हम गुने 3 कर देंगे। तो 3 को 2 बार गुना करने पर हमें कुछ यह रूप ज्ञात होगा। यह देख सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का 3 का समूह बनाए, तो यहाँ सिर्फ एक समूह बनेगा। आगे हम देख सकते हैं कि 2 व 3 गुने 3 का समूह 3 का नहीं बन रहा, तो हम कह सकते हैं कि 144 एक घन संख्या नहीं है। तो हम 144 को घन संख्या किस प्रकार बना सकते हैं? या तो हम इसमें किसी संख्या को गुना कर इसे घन संख्या बना सकते हैं, या फिर हम किसी संख्या का विभाजन कर इसे घन संख्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले 144 का जब हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का 3 का समूह बनाएंगे, तो जिस अभाज्य गुणनखंड का 3 का समूह नहीं बन रहा, तो उनमें समूह में बनाने में किन संख्याओं की कमी है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 का अभाज्य गुणनखंड बच जा रहा है, जिसे 2 व गुने 2 चाहिए। तो इसी प्रकार हम 3 गुने 3 में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक और 3 होता, तो हमारा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का 3 का समूह पूरा हो जाता। तो इन संख्याओं को आपस में गुना कर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह 12 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 144 में 12 गुना करने से जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह हमारा पूर्ण घन संख्या या फिर कहें तो घन संख्या होगा। ठीक इसी प्रकार जिस अभाज्य गुणनखंडों का समूह 3 का पूरा नहीं हो रहा, अगर इनको हम हटा दें तो जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह हमारा एक घन संख्या होगा। तो इसको हम हटाने के लिए जिनका समूह पूरा नहीं हो रहा, इनको आपस में गुना कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा वह होगा 18। यानी कि 144 का अगर हम विभाजन 18 से कर दें तो जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह एक घन संख्या होगी। अब जैसा कि कुछ रोचक प्रतिरूप में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर इसका आपका उत्तर 9 है तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, 9 क्रमागत विषम संख्याओं के योग करने से हमें 9 का घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब आपके लिए एक और सवाल है, क्या 81 एक पूर्ण घन है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसके गुना करने से गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन हो। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले कुछ रोचक प्रतिरूप के बारे में देखा, इसके बाद हमने घन और उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले घनमूल के बारे में सीखेंगे कि घनमूल क्या होता है। इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम घनमूल निकालना सीखेंगे और अंतिम में हम आकलन द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, 4 क्यूब का उत्तर प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमागत विषम संख्याओं के योग करने की आवश्यकता होगी? ऑप्शंस हैं A 1, B 2, C 3 या D 4। सही उत्तर है ऑप्शन D 4। प्रश्न 2, 512 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन A। प्रश्न 3, क्या 25 पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 25 को गुणा करने से गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ऑप्शंस हैं A 3, B 4, C 5 या D 6। सही उत्तर है ऑप्शन C 5। प्रश्न 4, क्या 256 पूर्ण घन है? यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को भागा देने से भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ऑप्शंस हैं A 3, B 4, C 5 या D 6। सही उत्तर है ऑप्शन B 4। प्रश्न 5, 6 के घन संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 3 कितनी बार आएगा? ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 6 या D 9। सही उत्तर है ऑप्शन B 3।
हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक।